नमस्कार। मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं 11 बजे की चर्चा के लिए। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी जानकारी आपको देनी है और शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण जानकारी से। उससे पहले आपको बता दूं कि आज इस लाइव सेशन में हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर भी मौजूद है, रोहित खन्ना। से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहली खबर, बहुत बड़ी खबर, जैसा कि मैंने कहा कि उससे शुरुआत करने वाले हैं। आपको बता दें कि देखिए, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार धीरे धीरे बहुत सारे डिसीजंस लेती हुई नजर आ रही है, बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसलों के बीच एक और जानकारी सामने आई है कि पारदर्शिता, यानी शुरुआत में सरकार ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी हम देंगे काम में। तो अब जो है ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए एक डिसीजन लिया गया है कि जो अफसर हैं, जब उनके तबादले होंगे, जिस क्षेत्र में तबादले होंगे उस क्षेत्र में अफसर जमीन नहीं खरीद पाएंगे। तो सबसे पहले सर आपसे ही मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ये फैसला कि जहां पर तबादले अफसरों के होंगे वहां पर ना वो खुद जमीन खरीद पाएंगे, ना ही अपने परिवार के किसी मेंबर के नाम पर जमीन खरीद पाएंगे। सर ये फैसला क्यों महत्वपूर्ण है? मैं खुद इस फैसले को जान के थोड़ा सा हैरान हूँ। अपनी तरह का पहला फैसला है और इसके बारे में थोड़ा सा समझना भी चाहता हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस खबर को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ देंगे तो मैं भी इसको थोड़ा सा और समझ लूंगा कि सरकार के मन में क्या चल रहा है। और दूसरा, हम फिर जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि आप क्या समझते हैं, आपके लिए ये फैसला कैसा है। जी गीता। जी, तो सर मैं शुरुआत करूंगी कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने काम में पारदर्शिता लाने के लिए एक अहम फैसला लिया है। प्रदेश में अफसरशाही अपने क्षेत्राधिकार में ड्यूटी के दौरान में प्रॉपर्टी नहीं बना सकेंगे। उन्हें भूमि, भवन या किसी भी अन्य तरह की अचल संपत्ति खरीदने की इजाजत नहीं होगी। इस पर रोक लगा दी गई है, यानी अफसर अपनी ड्यूटी से संबंधित क्षेत्र में अचल संपत्ति नहीं खरीद सकेंगे। तबादले के बाद भी तैनाती वाली जगह पर अफसरों के क्षेत्राधिकार में शामिल जगहों पर 2 साल तक भूमि, भवन अथवा अचल संपत्ति खरीदने पर पाबंदी होगी। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग के अध्यक्षों, सब डिवीजन कमिश्नर और सभी डीसी को पत्र जारी किए हैं। फैसला ये भी है कि अब जो है इन्हीं जगहों पर राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जो जारी किए हैं उसमें लिखा है कि अफसर अपने परिजनों के नाम पर भी भूमि, भवन या कोई संपत्ति नहीं खरीद सकेंगे। कार्मिक विभाग की तरफ से भूमि खरीदने पर पाबंदी को लेकर जारी आदेशों में मंडलायुक्त, एडीसी, एडीएम से लेकर डीआईजी, नगर परिषद के जेई तक करीब 28 श्रेणियों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ कार्मिक विभाग के इन आदेशों की अवहेलना पर ऑल इंडिया सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स व सिविल सर्विस कंडक्ट नियमों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, यानी यदि जमीन खरीदी जाती है। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश सरकार ने इस बारे में 1996 में पहले आदेश जारी किए थे, लेकिन उसके बाद भी जो है इसके बाद इन आदेशों में कुछ और श्रेणियों के अधिकारियों को शामिल कर भूमि, भवन अथवा अचल संपत्ति खरीदने पर पाबंदी लगाई गई थी। और जानकारी के अनुसार पाबंदी के बावजूद कई अफसरों ने अपनी तैनाती वाली जगहों पर कार्यक्षेत्र में खुद के या फिर परिजनों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदी हैं। तो यही सारी जानकारी है। रूल्स भी डिसाइड कर दिए गए हैं कि यदि जमीन खरीदी गई तो क्या रूल्स रहने वाले हैं। सारी सर जानकारी है कि इससे पहले भी ऐसा रूल था और फिर और ज्यादा जी श्रेणी के जो अफसर है उन्हें शामिल किया गया। जी जी। अब मैं पूरी खबर को थोड़ा सा डिकोड कर पाया हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि जो अफसर हैं या जो ये श्रेणियां बताई गई हैं, ये सारी हाई क्लास श्रेणियां हैं, इनका बहुत रुतबा रहता है। और ये मेरे को लगता है करप्शन पे एक लगाम लगाने की कोशिश है कि वहां पे कोई ये सब चीजें ना कर सके। जितना मुझे समझ आया, हो सकता है मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि करप्शन जैसी चीज को लगाम लगाने के लिए ये सब किया गया है। और हमारे दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, राम राम सबको, जय बगलामुखी। लेकिन आप लोग ये बताइए कि आप लोग हिमाचल वासी इस फैसले को या देशवासी इस फैसले को किस तरह से लेते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत मैं इसको मानता हूं, अगर इसका मकसद जो है वो ट्रांसपेरेंसी है, अगर इसका मकसद ये है कि साफ सुथरे तरीके से जो है प्रशासनिक कार्य हो सके, तो ये एक बिल्कुल वेलकम वाला कदम है। गीता, बाकी आप हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, वो भी अगर कमेंट करके बताएंगे और उनके कमेंट्स भी आप लेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। जी गीता। जी बिल्कुल। फिर बहुत सारे लोग शामिल हो भी गए हैं। जय भवानी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग जय बंगलामुखी जैसे कमेंट जो है रोज की तरह मुझे देखने को मिलने लगे हैं। ये वो लोग हैं जो अक्सर इस लाइव सेशन में जुड़ते हैं। तो सभी से मेरी दरख्वास्त है कि अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए कि क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये पारदर्शिता को लेकर एक अच्छा फैसला है या नहीं, ट्रांसपेरेंसी बनेगी या नहीं, या फिर ये जो
फैसला है इसके कुछ और जी, डॉक्टर राजेश का यहाँ पे कमेंट है। आता दिख रहा है अपनी मुझे। राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। हालांकि डॉक्टर राजेश जो है अपनी राय रखते हुए नजर भी आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि एक गुड स्टेप है और करप्शन पर कमी आएगी अगर इस रूल को लेकर आते हैं। यानी कुल मिलाकर कह रहे हैं कि करप्शन कम होगा ही इस फैसले को लिया जाता है। तो जैसा कि सर आपने भी कहा कि करप्शन के लिए एक अच्छा फैसला हो सकता है। यदि पारदर्शिता लानी है और करप्शन को खत्म करना है तो एक अच्छा को मिलेगी। पारदर्शिता की बात की गई थी और अफसरों को जमीन ना खरीदने के लिए कहा गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सुखू सरकार जो कहती थी कि हम एक्शन लेंगे, बहुत सारे डिसीजन लिए जाएंगे, अब बेहतरी व्यवस्था परिवर्तन, क्या ये व्यवस्था परिवर्तन की तरफ कदम माना जा सकता है? जी बिल्कुल, व्यवस्था परिवर्तन की तरफ कदम है। और जैसे मैं भी कमेंट्स पढ़ पा रहा हूँ, साहिल धीमान कह रहे हैं अच्छा डिसीजन है सुखू सरकार का और ये व्यवस्था परिवर्तन है। मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे डिबेट्स में कह चुका हूं कि मुख्यमंत्री सुक्खू के काम करने का तरीका मुझे बड़ा पसंद आया है। वो बड़े एक जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, खुद को भी वो एक बिल्कुल लो प्रोफाइल रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि अफसरशाही भी कंट्रोल में रहते हुए, करप्शन ना करते हुए आगे बढ़े। तो ये मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पहले वो खुद करके दिखाते हैं और फिर वो इम्प्लीमेंट जो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक सराहनीय डिसीजन है, ये एक पॉजिटिव डिसीजन है। इसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो निश्चित तौर पर ट्रांसपेरेंसी होगी, करप्शन नहीं होगी और एक तरह से प्रदेश के लोगों का भला ही होगा। जी गीता। जी गीता। यानी कुल मिलाकर इसे एक बहुत अच्छा और बेहतर फैसला माना जा सकता है कि अब देखिए व्यवस्था परिवर्तन होगा। जिस व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत में ही सरकार ने बात कह दी थी कि सरकार आई है तो अब हम कार्य प्रणाली बदलेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, वो अब देखने को मिलने वाला है। और काफी सारे महत्वपूर्ण डिसीजन की मैंने बात की तो एक डिसीजन है जो 2 महीने से इंतजार कर रहा है और वो डिसीजन है कि आखिर सीमेंट फैक्ट्री विवाद कब सुलझेगा, कब सीमेंट फैक्ट्री विवाद पर कोई डिसीजन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए सर, सीमेंट फैक्ट्री विवाद की बात करें तो लंबा समय हो चुका है। 35,000 लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परेशान हैं और अब बताया जा रहा है कि खुद ही, क्योंकि ट्रक ऑपरेटर्स और अडानी ग्रुप मान रहा है कि अभी तक तो जो सरकार है वो सॉल्यूशन दे नहीं पाई है, तो इसके लिए उन्होंने खुद ही मीटिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि 2 चरण की मीटिंग की सफल रही है, बेनतीजा रही है। अब बताया जा रहा है कि ट्रक ऑपरेटर्स दिल्ली जाएंगे। सर इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे? देखिए, अब ये बड़ी हैरानी की बात है और मैं इसको देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। बड़े बड़े नेता मंत्री सब इसमें हस्तक्षेप कर चुके हैं, पर जो रेट को लेके बात नहीं बन रही है वो एक जरूर थोड़ी सी एक चिंता का विषय है, क्योंकि हजारों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। हजारों लोगों का जो इसमें हम कह सकते हैं कि परिवार का मसला इसमें है। पर मैं इसमें एक बात कहूंगा कि इसको लेकर जरूर सरकार अपने तौर पर कदम तो उठा रही है, पर बात यहाँ पर सीधी अडानी जो है उनके पाले में है गेंद। तो अब उनको ये डिसीजन लेना है कि कैसे इस मुद्दे को सुलझाया जाए। और जो आप ये खबर मुझे दे रही हैं कि दिल्ली जाकर जो है अब वो बातचीत होने वाली है और दिल्ली में अब ये चर्चा होगी कि भाई इस मुद्दे को सुलझाना कैसे है। आप देखिए कि वो रेट जो ऑपरेटर्स मांग रहे हैं वो सरकार देने को रेडी नहीं है और जो ऑपरेटर्स को रेट वो दे रहे हैं, अडानी ग्रुप दे रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। अब समझ में नहीं आता कि जो मीटिंग बिलासपुर में सिरे नहीं चढ़ी, शिमला में सिरे नहीं चढ़ी, वो दिल्ली में सिरे कैसे चढ़ेगी, ये भी एक सवाल है। तो बहुत सारे लोग साथ में जुड़े हुए हैं। मैं जरूर चाहूंगा, ये स्टेट का एक बड़ा अहम मुद्दा है, आप सब लोग इस पे अपनी राय जरूर रखें और जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस महत्वपूर्ण जो मुद्दा है उसका बीच का रास्ता क्या निकल सकता है। गीता। जी सर, इसके साथ साथ कुछ एक स्थिति जो देखने को मिली है फैक्ट्री विवाद को लेकर। देखिए सरकार ने शुरुआत में से कहा था कि हम मध्यस्थता की भूमिका निभाएंगे, मीडियोकर की भूमिका निभाएंगे और पूरी सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन बहुत लंबा समय सर लगा इस भूमिका को निभाने में। हालांकि बीते रोज और उससे पहले कुछ एक एक्शन जरूर देखने को मिला है। बीते रोज आशीष बुटेल ने कहा है
और बाकी भी नेता हैं, उनकी तरफ से भी काफी सारी जानकारी सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर देखने को मिली है। इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बागवानी मंत्री कहते हुए नजर आए हैं कि ब्रिज है अडानी ग्रुप के, उनकी मोनोपोली खत्म करनी है और उनकी मोनोपोली खत्म करने के लिए आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को इनवाइट करेंगे। और जिस हिसाब से कोल्ड स्टोरेज को लेकर पूरी सिचुएशन देखने को मिली थी अडानी ग्रुप के कि बागवानों को काफी परेशानी आई थी, कोल्ड स्टोरेज में अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं थी। तो इन सारी जानकारी के बाद कुल मिलाकर ये जो छोटे छोटे एक्शन लेने की अब बात की गई है या एक्शन लिए भी गए हैं, हालांकि कोई खास गड़बड़ी देखने को नहीं मिली थी जब रेड की गई थी। सर क्या लगता है कि डायरेक्ट सुलझाने की जगह जो इनडायरेक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या ये मामला सुलझाने की तरफ कोई कदम है, कोई दबाव बनाने की तरफ कदम है? देखिए, दबाव बढ़ाने की तरफ कदम तो जरूर है। अगर सरकार रेड करवाती है, अगर सरकार इस तरह की बात करती है, हम अडानी ग्रुप को यहाँ पे उनकी मोनोपोली है, हम और इंडस्ट्री, देखिए गीता, मौके की नजाकत को समझना चाहिए। इस वक्त मौके की नजाकत है कि आपको अडानी ग्रुप के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के वहां पे जो लोग हैं उनका भला करना है। अब आप उनको प्रोवोक भी करते रहेंगे और अपने तौर पे आप कहेंगे कि हम ये सुलझाना भी चाहते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल की स्थिति आ जाएगी। मुझे लगता है इस वक्त थोड़ा संयम बरतना चाहिए, बयानबाजी में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप बयानबाजी इस तरीके से कीजिएगा तो मुश्किल जरूर होगी। तो इस वक्त आपको सिर्फ कंसंट्रेट करना है कि ये ट्रक ऑपरेटर्स और अडानी ग्रुप के बीच का मुद्दा सुलझ जाए, क्योंकि मुद्दा सुलझेगा तो हजारों घरों की रोटी चलेगी। एक गतिरोध जो बना है, स्टेट को जो नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का, आप समझिए इस वक्त रेवेन्यू स्टेट के लिए सबसे बड़ा इशू है। आप किसी गलती में मत रहिए, सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, ऐसा मंत्री भी मानते हैं, सरकार भी मानती है। उसका कारण एक ये भी है कि जिस तरह से एक बड़ा कर्जा सरकार पे है, वादे बड़े हैं, पूरे आपको करने हैं, लेकिन उस बीच आपको फंड्स कहां से आएगा? ये छोटी छोटी चीजें ही तो आपके लिए फंड्स लेके आ रही हैं। अगर ये दोनों सीमेंट फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस भी तो है, और उस रेवेन्यू लॉस का गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर आपको अपना रेवेन्यू लॉस बचाना है तो निश्चित तौर पर आपको जो है वो थोड़ा सा संयमित भाषा भी चलनी है, थोड़ा सा मौके की नजाकत के हिसाब से भी चलना है, क्योंकि अगर आप एक बार ये मुद्दा सुलझा ले फिर उसके बाद आगे बढ़िए। आप इस मुद्दे को सुलझा नहीं पा रहे हैं और बीच में आपने सेबों वाला मुद्दा उलझा दिया, मोनोपोली की बात कर दी, आप तो किसी को प्रोवोक कर रहे हैं। तो प्रोवोक मत करें, मुझे लगता है स्टेप बाय स्टेप चलें, एक बार ये मुद्दा सुलझ जाए फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें तो ज्यादा बेहतर जी। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जिस हिसाब से प्रोवोक करने की सिचुएशन बनी है कि सरकार की तरफ से जो डिसीजंस लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। हमें इन्वेस्टर्स को ज्यादा इन्वाइट करने की आवश्यकता है या फिर जो सिचुएशन है उसे आराम से सॉल्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परेशानी हिमाचल प्रदेश के लिए ही बन सकती है। लेकिन सर देखिए, बहुत सारे लोग हैं, 35,000 लोग लगातार, क्योंकि देखिए विपक्ष ने भी मुद्दा उठाया है, विपक्ष ने भी कहा है कि यदि आप मामला नहीं सुलझा पा रहे हैं तो कह दीजिए, क्योंकि देखिए रोजी रोटी पर संशय है, उसके साथ साथ एक दबाव विपक्ष की तरफ से भी है कि मामला सुलझ नहीं पा रहा है। सर क्या लगता है कि ये एक दबाव जो सरकार पर बना है प्रोवोकिंग का, क्या इसका कारण विपक्ष हो सकता है या फिर ये जो 35,000 लोगों की रोजी रोटी पर संशय है ये हो सकता है कि प्रेशर एक गवर्नमेंट पर बना कि गवर्नमेंट ने डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से एक्शन लेना शुरू कर दिया? ठीक कहा आपने गीता, और मैं ये चाहूंगा जरूर कि मैं इस बात का भी आपको जरूर जवाब दूंगा, पर लोगों के आप कमेंट्स भी साथ साथ में जरूर देखते रहें। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, उनमें से जो वाइबल हैं, जो मर्यादित हैं, जो आप पढ़ सकते हैं, जो आपको लगता है कि आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, वो भी जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनको भी हम थोड़ा एक बार जरूर देखें। जी सर, इस वक्त यदि कमेंट की बात करूं तो बहुत सारे लोगों की तरफ से अपनी राय रख भी दी गई है। जो है सेक्शन है हमारा कमेंट सेक्शन, और इसमें यदि डॉक्टर राजेश की बात करूं तो उन्होंने सीएम सुक्खू की वर्किंग की तारीफ की है, कहा है गुड फॉर आवर स्टेट कि अगर इस तरीके से सीएम सुक्खू काम करेंगे तो हमारी स्टेट के लिए अच्छा है। उसके साथ साथ सैम मल्होत्रा कह रहे हैं कि सभी कदम उठाने पड़ेंगे तभी गरीब लोगों का भला हो पाएगा। उसके साथ ममता भारद्वाज जी हैं, लगातार जुड़ती हैं, उन्होंने लिखा है कि सुक्खू सरकार जो भी फैसला ले बिल्कुल साफ तौर से उनके बारे में बताया करे। ये अपील है कि अब जो ये जमीन वाला फैसला लिया गया है इसमें क्या अच्छा है ये बताया जाए। यानी कुल मिलाकर सर इस कमेंट से मैं ये समझ पा रही हूं कि ममता जी पूछना चाहते हैं कि देखिए फैसला तो ले लिया गया, लेकिन कम से कम जनता के सामने प्रत्यक्ष रूप से
पूरी जानकारी रखी जाए, स्टेप वाइज रखी जाए, जनता को समझाया जाए कि आखिर ये कैसे डिसीजन बेनिफिशियल होगा। ये बड़ा जेनरिक डिसीजन है और जिसके बारे में हमने बताया कि करप्शन को रोकना सबसे मुख्य मुद्दा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना सबसे मुख्य मुद्दा है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें नहीं तो हो जाती हैं कि इसकी इतनी प्रॉपर्टी कैसे बन गई, आय से ज्यादा संपत्ति कैसे हो गई। मुझे लगता है सरकार उसको जड़ से ही खत्म करना चाहती है, शुरू से ही, फर्स्ट स्टेप से ही, तो वो उसी से जुड़ा हुआ है। बड़े सीधे तौर पर ये फैसला समझ आता है गीता जी। इसके साथ साथ जी बहुत सारे कमेंट हैं सर, और सीमेंट विवाद पर यदि कमेंट की बात करूं तो डॉक्टर राजेश कह रहे हैं कि सीमेंट विवाद पूरी तरह से राजनीतिक है, इसे सॉल्व कर सकती है बीजेपी का आना, इस मामले में इसे सॉल्व कर सकता है। सर देखिए, ये एक जो कमेंट है ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, खासकर क्योंकि राहुल गांधी ने भी सवाल पूछ ले कि देखिए संसद में सवाल उन्होंने पूछे, उसके बाद से सर ये ज्यादा जो इस तरीके के कमेंट्स है मैं अपने लाइव सेशन में देख पाती हूँ। सर आप इसे लेकर क्या कहेंगे कि लोगों का ये कहना है कि बीजेपी इस मामले को सुलझा सकती है लेकिन सरकार नहीं सुलझा सकती। देखिए, राजनीति उसमें हो सकती है, राजनीति, अब जो राजनेता बैठे हैं वो राजनीति करने के लिए ही बैठे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर इसको बीजेपी सुलझा सकती है। ये देखिए, पार्टी अपने तौर पर कुछ भी कह सकती है, कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, बीजेपी कुछ भी कह सकती है। मैंने तो पहले दिन एक बड़ी अच्छी सजेशन दी थी, मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री इस पे अगर एक सर्वदलीय एक कमेटी बना दें जिसमें कि बीजेपी के भी मेंबर हो, कांग्रेस के भी मेंबर हो, आपका भी मेंबर हो कोई, और ये सर्वदलीय कमेटी जो है वो जो है मध्यस्थता करे ट्रक ऑपरेटर्स और अडानी ग्रुप के बीच में, तो शायद कोई बात बन सके। गीता, रेट का फर्क ही बड़ा है। आप देखिए कि आधिकारिक तौर पे 6.5 8.5 रुपए के बीच में कहीं बात बनती है अगर अडानी ग्रुप देना चाह रहा है, 9 के करीब उन्होंने प्रस्तावित किया है और ये 13 13.5 के मांग रहे हैं, तो वो जो 4 का जो गैप है वो बहुत बड़ा है। अडानी ग्रुप डबल डिजिट में आने के लिए तैयार नहीं है, ट्रक ऑपरेटर सिंगल डिजिट में आने के लिए मान नहीं रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राजनीति अपने तौर पे चलती रहेगी। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है, आप देखिए 2 महीने से ये गतिरोध है, कितने लोगों की रोजी रोटी पे आन पड़ी है, कितने लोगों को अपना घर का किराया देना होगा, कितने लोगों को अपने घर में राशन भरना होगा, कितने लोगों को अपने बच्चों की फीस देनी होगी। जब इस दर्द को समझा जाएगा, वो चाहे अडानी ग्रुप समझे या सरकार समझे या कोई भी समझे, क्योंकि देखिए जो छोटा व्यापारी है ना, जिसके एक आधा ट्रक है, जिसका बेचारे का घर ही इस पे निर्भर था, या फिर जो एम्प्लॉई है जो वहां पे छोटी मोटी सैलरी पे काम करता है, उसके लिए वो हर महीने की जो इनकम है ना वही उसके लिए संजीवनी है। अब जिसके बहुत सारे ट्रक्स हैं या बहुत अदर बिजनेस हैं, वो तो सरवाइव कर जाएगा। हमने कोविड में देखा है क्या हुआ है, तो ये उससे ज्यादा बुरी स्थिति ही लग रही है, क्योंकि वहां पर तो नेचुरली चीजें बंद हो गई थी, मन मारकर घर में बैठना पड़ा। पर यहाँ पर तो चीजें इंसान के हाथ में है, और यहाँ पे अगर गतिरोध सुलझाना चाहें तो अभी जो मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली जाने की बात है और वहां पर गतिरोध सुलझने की बात है, तो हम तो यही कामना करते हैं कि किसी तरीके से, किसी जरिए से ये अगर सुलझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हमारी ऐसे कामना भी है, और हम ये कहना भी चाहेंगे सभी पार्टियों से भी, ट्रक ऑपरेटरों से भी, कोई एक बीच का रास्ता निकाले और फटाफट से इस गतिरोध को सुलझा दें, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की इनकम की बात नहीं है, यहाँ पर स्टेट का रेवेन्यू भी जुड़ा है। पिछले 2 महीने में करोड़ों का नुकसान स्टेट का भी हुआ है, और वो भी इस समय में जब स्टेट को एक एक रुपया चाहिए। आप एमएलए निधि पहले ही रोक चुके हो, बड़े बड़े वादे आपने पूरे करने हैं, सैलरीज देनी है, पेंशन की बात है, तो अगर ऐसे ही रेवेन्यू रुका रहेगा तो बात कैसे बनेगी। जी, आपने अभी विधायक की जो निधि है उसकी बात कही कि आप उन्हें रोक रहे हैं। सर इसके साथ नई जानकारी आज देखने को मिली है कि विधायक निधि तो पहले ही रोक दी गई थी, अब जो जिला उपायुक्त यानी डीसीस को जो अमाउंट दिया जाता था, जो अनुदान दिया जाता था, फिलहाल उसे भी रोक दिया है। सर इस पर क्या कहेंगे? मैं अगर आप खबर थोड़ी सी ये पढ़ के बता दें विस्तार में तो। जी जरूर सर, मैं आपको खबर की पूरी जानकारी देती हूँ। सर जानकारी दरअसल ये है कि पहले जो विकास निधि थी यानी करोड़ों का जो फंड था विधायकों का, उसे रोक दिया गया था, लेकिन अब जानकारी है कि विकास कार्यों के लिए उपायुक्तों को मिलने वाला करोड़ों रुपए का अनुदान भी रोक दिया गया है। साल में हर तिमाही में आम जनता के हित के लिए करोड़ों का फंड जारी किया जाता था। जनवरी में इस फंड की आखिरी किश्त मिलनी थी, लेकिन वो किश्त जारी नहीं की गई है। विकेंद्रीकृत योजना के तहत ये पैसा राज्य सरकार उपायुक्त कार्यालयों को जारी करती है, और प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद इस वित्त वर्ष की जो आखिरी किश्त है, जिस हिसाब से विधायकों को जारी होनी थी आखिरी किश्त, उसी तरीके से जिला उपायुक्त को भी होनी थी, लेकिन ये तय थी लेकिन जारी नहीं की गई है। और विधायक निधि की तरह इस बजट पर भी फिलहाल
रोक लगा दी गई है। और जिस हिसाब से पहले हम कह रहे थे कि विधायकों की राशि रुकने से जो विकास कार्य हैं वो ठप हो गए हैं, उसी तरीके से यदि उपायुक्त के पास पैसा नहीं है तो विकास कार्य ठप हो चुके हैं, काम जो है नहीं हो पा रहे हैं इस राशि के रुकने के बाद। मुख्य रूप से ये पैसा संपर्क, सड़क मार्गों, सामुदायिक भवनों, युवक मंडलों, महिला मंडलों और खेल मैदानों आदि के निर्माण या रखरखाव के लिए जारी किया जाता है। और यही वो राशि है फिलहाल सर जिसे रोक दिया गया है। जी, सही कहा आपने कि एमएलए निधि रुकने से पहले ही ऐसा कहा जा रहा था कि विकास कार्य रुक सकते हैं, और अब आपने नई बात बता दी है, तो इसके बाद तो और विकास कार्य जो हैं वो रुकते नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि ये बीजेपी को एक मुद्दा भी मिल गया दोबारा फिर सड़कों पे उतरने का, अरे सरकार क्या कर रही है, ये तो विकास रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि यहाँ पर ये जो 2 बड़े कदम सरकार ने उठाए हैं, इससे एक मैसेज जनता में जा रहा है कि सरकार के पास फंड्स नहीं है। वेरी क्लियर मैसेज, इसमें एक क्लियर मैसेज जनता में जा रहा है कि सरकार के पास फंड्स की कमी है, वो सरकार खुद भी मानती है, उसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इस बीच अब आपको जब अगले 1-2 महीनों में, 3 महीनों में 1500 रुपए शुरू करने हैं, तब आपके पास फंड्स कैसे आ पाएंगे, ये भी सोचना पड़ेगा। आपको जब लोगों के घर से 90 रुपए किलो दूध उठाना है और उसके बाद 50 रुपए 60 रुपए बेचना है, कहां से फंड्स आएंगे? बहुत सारी चीजें गीता ऐसी है, क्योंकि ये बड़ी बेसिक चीजें, ये जो फंड्स रुके हैं अभी आप बता रहे हैं, उपयोग के रुके हैं या एमएलए वाले रुके हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। क्योंकि देखिए इसका एक ये भी कारण हो सकता है सरकार का तर्क कि अभी अगले नेक्स्ट मंथ मुझे लगता है कि बजट आ जाएगा, और ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। ये सरकार का पहला बजट है, आप इस बजट को किस तरह से साधिएगा, क्योंकि आपको केंद्र से पैसा चाहिए, उसके बाद आप कोई बड़े डिसीजंस ले पाएंगे। आपको बजट में सारी चीजें दिखानी। जी सर, इसके साथ साथ जो एक चीज गौर करने लायक है कि बजट को साधना है, लेकिन सर देखिए यदि विधायक निधि की बात करें तो 31 मार्च तक उसका इस्तेमाल होना है। और आपने कहा कि ये राशि रोकी गई है और अभी कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं, फंड नहीं है, ये राशि रोकी गई है और आने वाले समय में आपको और भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं, वो कैसे लेंगे? सर देखिए कमेंट भी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के पास बहुत सारा पैसा है, ये सैम मल्होत्रा की तरफ से, वो कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा है हिमाचल प्रदेश के साथ, यही है कि सरकार सही से इस्तेमाल नहीं कर रही है, सही से इस्तेमाल होगा तो श्रीलंका जैसे हालात नहीं बन पाएंगे। सर देखिए क्या सरकार के पास, क्योंकि देखिए बार बार कह रहे हैं कि 1500 रुपए के लिए हमने रणनीति बनाई है, हमने ओपीएस के लिए 2 तरीके, 2 फॉर्मूले हमारे पास रेडी हैं, 2 स्टेप्स हमारे पास रेडी हैं। सर क्या लगता है कि क्या सच में सरकार के पास ये 2 फॉर्मूले रेडी हैं, या फिर इस तरीके से जो विकास कार्य के लिए पैसा है उसे रोककर जो है धीरे धीरे कटौती खर्चों में की जा रही है, और ये गलत जगह कटौती जो है खर्चों में की जा रही है? गीता, मैं उस दिन किसी की बाइट सुन रहा था, किसी नेता की बाइट थी, आई डोंट नो कि वो क्या था, मुझे याद नहीं है, पर मुझे थोड़ा सा उसका मजमून याद है कि वो कह रहे थे कि सरकार अगर 100 रुपया कमाती है तो उसमें से आई थिंक 70-80 रुपए तो सैलरीज और पेंशन और इन सभी चीजों में चले जाते हैं, बहुत कम पैसा बचता है। तो बहुत कम पैसा बचता है तो कहाँ से पैसा आएगा? और अभी आप कह रहे थे कि सरकार के पास पैसा बहुत है, ऐसा नहीं है, पैसा होता तो 75-80 हजार करोड़ का कर्जा नहीं होता, और केंद्र सरकार की तरफ देखना भी नहीं पड़ता। अब हिमाचल के साथ एक दिक्कत ये भी है, देखिए हिमाचल एक ऐसी स्टेट है जहां पर अन्य स्टेट्स के मुकाबले कुछ ज्यादा जो रेवेन्यू के, वो आप देखिए टूरिज्म है यहाँ पर, बद्दी नालागढ़ परवाणू में इंडस्ट्री है यहाँ पर, वो एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। और उसके अलावा आपके पास बागबानी एक जो है वो रेवेन्यू का सोर्स है, और ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं। बिजली का सबसे बड़ा बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इतना है कि आप कई राज्यों को बेचकर पता नहीं कितना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें पेपर पे अच्छी हैं, लेकिन इन नटशेल हमें ये देखना है कि इसको मैच्योर कैसे किया जाए। और अपने तौर पर सीएम ने नो डाउट इसमें कि सारा जो अमला है, सरकारी अमला, प्रशासनिक अमला, वो इसमें लगा भी रखा होगा, क्योंकि उनको पता है कि इसका एंड ऑफ द डे सोल्यूशन तो आपको निकालना ही है, रेवेन्यू तो आपको चाहिए ही चाहिए स्टेट रन करने के लिए। और गवर्नमेंट ने जैसे बता रहे थे कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला गया है कि आप अच्छी स्कीम्स कोई बना के लाइए, अच्छे प्रपोजल्स कोई बना के लाइए, हम आपको पैसा देंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे कैलकुलेटिव हो गई है गीता, वो कह रहे हैं कि आप स्कीम्स बना के लाइए। अगर आप कह रहे हैं कि मुझे 10 रुपए चाहिए तो आप 10 रुपए की स्कीम्स लाइए कि यहाँ 5 लगने, यहाँ 2 लगने, यहाँ 3 लगने, हो गए 10 रुपए। ऐसा ना हो कि केंद्र सरकार 10 रुपए दे, उसमें से आप 5 लगाओ और बाकी 5 अपने वादे पूरे करने में लगा दो, यानी कहीं आप बिजली फ्री देने में, या वो 1500 देने में, या फिर वो जो अदर आपने वादे किए हैं उसमें आप लगा दो। ये जो है एक बात मुझे समझ में आती है। तो
तो ये बड़ा ट्रिकी सा हो गया है कि आपको केंद्र से मदद तो मिलनी है, वो कह रहे हैं कि मदद देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके लिए आप पहले प्लान्स लेके आइए। तो यहां पर मुझे लगता है कि सरकार के पास एक ऑप्शन है कि ये जो अडानी वाले जो मुद्दे चल रहे हैं, सीमेंट फैक्ट्री वाले, इनको फटाफट सुलझाया जाए। देखिए सरकार का भी तो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है ना, अगर उसमें आप लगे रहते हैं एक ही मुद्दे में तो बाकी पूरा स्टेट रह जाता है। तो कुल मिला के आपको इन सभी छोटे बड़े गतिरोधों को खत्म करना होगा, रेवेन्यू इंक्रीज करने की तरफ ध्यान देना होगा। आपकी स्ट्रेंथ जो है, जहां से रेवेन्यू बन सकता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है, पावर जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है, टूरिज्म जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है, आपको उस पर बैंक करना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा। और एक्सपेंडिचर जो एक मुख्यमंत्री ने अच्छी शुरुआत की है कि फालतू खर्चे बंद करने की, उन पे आपको लगाम लगानी होगी। जब आपका रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाएगा, तब आप अपने वादे भी पूरे कर पाएंगे और स्टेट का विकास भी कर पाएंगे। जी सर, इसके साथ साथ कमेंट में एक सवाल पूछा गया है, जो सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि यदि इतना कम जो है वित्तीय कोष हमारे पास है, या फिर वित्तीय बोझ बहुत ज्यादा है, तो ये 6 सीपीएस क्यों बनाए गए? और 6 सीपीएस पर जो है मंथली 1 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, तो 6 सीपीएस बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? देखिए मैंने ये क्वेश्चन उस दिन जब कांग्रेस के गेस्ट हमारे पास साथ थे तो मैंने पूछा था उनसे कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम खर्चों पे लगाम लगा रहे हैं, रेवेन्यू जो है वो नहीं है अभी, और अभी फाइनेंस थोड़ा सा कम है, तो ये सीपीएस, उन्होंने कहा कि देखिए सीपीएस बनाना जरूरी है क्योंकि हमें सभी वर्गों को साधना है, हमें काम को स्मूथ करना है। अब इसके पीछे की दो कहानियां हैं, 2 विंडोज हैं, जैसे अभी आप 2 विंडो में बैठे, एक में गीता एक में रोहित है, ये 2 कहानियां हैं अलग अलग। इसी तरीके से इसके भी 2 अलग अलग पक्ष हैं। पहला पक्ष ये है कि सरकार ने सीपीएस बनाए गए क्योंकि कांग्रेस में गतिरोध था मंत्रिमंडल बनने को लेकर और सबको साधना जरूरी था। आप किसको किसको इग्नोर करते, आप स्पेशल 8 में स्पेशल 9 में किसको छोड़ते किसको लाते, अब भी कई नाराज बैठे। तो उस स्थिति में वो सीपीएस बनाए गए। अब दूसरी बात, 2 विंडो है ना, अब सेकंड विंडो की बात आ जाइए। यह तो थी एक आम बात जो विपक्ष कहता है। अब सरकार कहती है कि जो सरकार का तर्क है, सीपीएस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो मंत्रालय हैं उनका काम और अच्छे तरीके से चल सके। अगर एक मंत्रालय में एक मंत्री है, एक सीपीएस है, तो अच्छे वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में जो मंत्रालय है संभल जाता है, जो रफ्तार है वो कामों में आती है, वो सारी चीजें ठीक है। दोनों जगह अपनी अपनी बातें ठीक है। लेकिन कुल मिला के अब आपको ये बताना है, जब जनता तो अभी नहीं पूछ रही है, जनता तो अभी, क्योंकि सरकार बार बार कह रही है आप थोड़ा समय तो दीजिए, अभी आप 50 दिन में 60 दिन में हमारे से क्या अपेक्षा रखते हैं, हमें काम करने तो दीजिए। तो मुझे भी लगता है कि ठीक है, सरकार अपने तौर पे डिसीजन लेती है, सबका वर्किंग अलग अलग होता है, इंतजार करना चाहिए। और बजट का भी इंतजार सबको रहेगा क्योंकि उस पर भी एक बड़ी तस्वीर स्टेट की साफ हो जाएगी। जी सर, थोड़ा इंतजार करना होगा फैसलों में, और क्योंकि 2 महीने हुए हैं, ऐसे में लाजमी है कि इंतजार की स्थिति तो बनेगी। सर, इसके साथ साथ एक बयान बागवानी मंत्री का देखने को मिला था। हालांकि कल उन्होंने जो है अडानी ग्रुप पर एक्शन लेने की भी बात की, लेकिन एक बयान बीते कुछ दिनों में उनका देखने को मिला था जिसमें उन्होंने एक गारंटी से जो है मुंह फेर लिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए, ये गारंटी तो पूरा नहीं हो पाएगी। गारंटी थी कि जो बागवान है उन्हें अपने फलों के रेट खुद तय करने का अधिकार मिलेगा। लेकिन अब बागवानी मंत्री कह रहे हैं कि मेरा जो बयान है उसे आपने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। ऐसा तो हम कह ही नहीं रहे थे, हम तो कह रहे थे कि ऐसा जरूर करेंगे, हक दिलाएंगे बागवानों को, एक जमीन, एक धरातल उनके लिए बनाने की कोशिश करेंगे। जी, ये बड़ा एक अच्छा तरीका होता है, सभी जो जितने भी राजनेता हो किसी भी पार्टी से हों, बड़ा इजी होता है कहना मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अब एंड में वो सारी बात हम पे आप पे ही आ जाती है कि मीडिया जो है चीजों को तोड़ मरोड़ देता है। पर मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि शब्दों को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाए। जो आप बाइट देंगे वही तो चलेगी। हाँ, उसके बाद आप स्पष्टीकरण देके कह सकते हैं कि इसको तोड़ मरोड़ दिया गया है, लेकिन इस पे सबकी नजर रहेगी क्योंकि बागबानी का जो मुद्दा है वो इतना इजी नहीं है, वो डिफिकल्ट टू हैंडल है। अब आपने कह तो दिया कि हम आपको रेट तय करने का मौका देंगे, पर आप मान लीजिए गीता, मेरा ये मोबाइल है, मैं ये सेल करना चाहता हूँ, आप बोलेंगे कि मैं आपको रेट तय करने का मौका देती हूँ, हो सकता है मैं इसको एक एक्स अमाउंट पे बोल दूं, मैं बोलता थोड़ा एग्जैजरेट करके बोल दूं, आपको तो मानना पड़ेगा, आपने मुझे बोल दिया। लेकिन मुझे लगता है चीजें एक तौर पे नहीं चलती हैं। सरकार ये कर सकती है कि आप अपनी बात रखिए, आप बागबान हैं, आप हमें बताइए कि भाई हमारी तो ये कॉस्टिंग आती है, ये पैकेजिंग कॉस्ट है, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये हमें टोटल कॉस्टिंग आती है, हम इतना रेट चाहते हैं, इतना हमें मुनाफा होगा। अब सरकार कैलकुलेशन करेगी क्योंकि वो प्रोडक्ट मार्केट में जाना है, वो प्रोडक्ट बाहर भी जाना है, तो आपको
एक मिल बैठ के बात करने वाली स्थिति है। यहाँ पर वोटों के दौरान और वो मैनिफेस्टो बनाने के दौरान तो सब कुछ बोल दिया जाएगा, सब कुछ, चांद को भी जमीन पे उतार दिया जाएगा कि भाई हम आपके लिए चांद तारे भी तोड़ के ले आएंगे और आपको मंगल पे एक एक प्लॉट भी दे देंगे। ये भी हो सकता है कोई बोल दे आने वाले समय में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबको पता है कि यहाँ से जीरकपुर पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है, मंगल पे क्या पहुंचना है। तो वादे हैं, वादों का क्या, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, मेच्योरिटी ये है कि बागबान जो नुमाइंदे हैं वो बैठे, मंत्री जी बैठे, आईएएस बैठे, बैठ के बात हो, एक बीच का रास्ता निकले, तभी जो है एक मेच्योर चीज सामने आती है। अदरवाइज फिर वही बात है कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिएगा, ये बोलने की नौबत ही नहीं आएगी फिर। जी सर, इसके साथ साथ अब अगर कमेंट पर नजर डालो तो ममता भारद्वाज जी लिख रही हैं कि सरकार के पास जो है पैसा नहीं है और हर महीने, लेकिन फिर भी देखने को मिल रहा है कि रेनोवेशन चल रही है विधायकों के घरों की या फिर उनके साथ साथ मंत्रियों के आवासों की, मुख्यमंत्री के आवास की। तो वो कह रही हैं कि क्या उनके घर ठीक नहीं थे जो घर ठीक करने की नौबत पड़ गई या रेनोवेट करने की जो है जरूरत पड़ गई, क्या ये अतिरिक्त खर्चा नहीं था? अब खर्चा तो है, अब क्या कीजिएगा, आप हिमाचल वाले हैं, आप देखिए ना, आप 5 साल एक गवर्नमेंट, दूसरे साल फिर दूसरी गवर्नमेंट। अब वो जो 5 साल रहते हैं वो कहते हैं हमें पता है हमने आना ही नहीं है, फिर मैं इसको क्यों व्हाइट वॉश कराऊं और क्यों सारे पंगों में पड़ूं। अब थोड़ा बहुत उन्होंने आके रेनोवेट करवा भी लिया तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई ऐसा खीन खाब लग जाएगा कि बहुत सारा खर्चा आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा जैसे मुख्यमंत्री कह रहे हैं खर्चों को कम कीजिए, तो जहाँ ऑयल पेंट होना है वहां अगर सफेदी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे मोटे रेनोवेशन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जी अगर कोई बहुत ज्यादा उस पे ओवर एक्सपेंडिचर कर रहा है, चिंता का विषय है, लेकिन उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। पर रेनोवेशन अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। जी, वहीं डॉक्टर राजेश लिख रहे हैं कि सरकार लगातार कह रही है कि खर्चा हम घटाएंगे, लेकिन खर्चा घटा नहीं रही है। हालांकि सर कुछ एक डिसीजन तो हालांकि खर्चा घटाने वाले देखने को मिले, ना जाने क्यों डॉक्टर राजेश कह रहे हैं कि खर्चा नहीं घटा रही सरकार। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सरकार अपने तौर पे, खुद मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी एग्जांपल्स पेश की हैं, मैं इसका हर बार जिक्र करता हूँ, चार्टर्ड फ्लाइट्स ना रह के, 5 स्टार्स में ना रुक के, और बहुत सारे मौकों पर जो है वो मुख्यमंत्री जो सुक्खू हैं उन्होंने 2 नई चीजें तो सेट की हैं कि उन्होंने मुंह से कभी नहीं बोला आम आदमी वाली बात, लेकिन उन्होंने आम आदमी बन के दिखाया है, एक पब्लिक का मुख्यमंत्री बन के दिखाया है, इजी अप्रोचेबल बन के दिखाया है। और सबसे बड़ी बात है जो उनकी एक डोनेशंस वाली चीज हमारी सामने आई है, उन्होंने बहुत जगह जरूरतमंद बच्चों को और बहुत जगह डोनेशंस की है चीज। तो ठीक है, सरकार अपने तौर पे कर रही है। मुझे लगता है कि अभी तो एडमिशन ली है बच्चे ने, आप उसको पढ़ने दीजिए, थोड़ा सा तैयार होने दीजिए, फिर पेपर आएंगे, नहीं नंबर आएंगे फिर पूछेंगे। अभी एडमिशन ली है, बुक्स खरीदी हैं, आप कह रहे हो सभी चैप्टर क्यों नहीं याद हो गए, तेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे, रुक जाइए, अभी 5 साल का कार्यकाल दिया है, इंतजार कीजिए। अभी तो शायद जो लोगों का एक्साइटमेंट ज्यादा है। गीता, आपको याद है हम जब पढ़ते थे स्कूल या कॉलेज में, तो मुझे याद है हमारे कच्चे पेपर आते थे पक्के पेपर से पहले मार्च में, और वो जी कच्चे पेपरों में हमारे जितने नंबर आते थे उस हिसाब से फिर घर से मार भी पड़ती थी, डांट भी पड़ती थी, वार्निंग भी मिलती थी। अब जी तेरे को लगता है तू पक्के पेपरों में पक्का फेल होगा, देख तेरे कितने नंबर आए, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। तो ये जी कच्चे पेपर सर। आने वाले हैं 2024 में, लोकसभा के चुनाव। तो ये जी जो सरकार कुछ भी करेगी फिर कच्चे पेपरों में बैठना पड़ेगा, तैयार रहे। सर, शायद ये जो लोगों का सवाल पूछना है कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, सारे चैप्टर क्यों, शायद इसका कारण ये है कि बच्चे ने खुद ही कह दिया था कि जैसे ही किताबें लेकर दोगे मैं सारे चैप्टर याद करके सुना दूंगा। और अब जो है पूछा जा रहा है कि तुमने तो कहा था कि किताबें लोगे और सारे चैप्टर तुम्हें याद होंगे, चैप्टर तुम्हें याद नहीं है। शायद वो वाली स्थिति यहाँ पर बन रही है। लेकिन जनता से दरख्वास्त यही है कि थोड़ा इंतजार करिए, चैप्टर याद हो जाएंगे, एग्जाम होगा, फिर सवाल पूछेंगे। सर इसके साथ ठीक कहा साथ आपने। जी दिलजीत जी कह रहे हैं कि 10 गारंटी जो है क्रमबद्ध तरीके से लागू करे सरकार, पहले विकास की जो दिशा है उसमें काम किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि 10 जो गारंटी है उसके लिए केंद्र सरकार बजट नहीं देगी। मैंने बजट वाली बात तो अभी क्लियर की थी, और आपकी पेपर वाली बात भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट इसमें ढूंढा है। मुझे अच्छा लगा कि आपने बड़ा लॉजिकली बोला कि मैनिफेस्टो में कहा था बस पहली कैबिनेट बैठक होने दीजिए फिर देखिए आप, और लोगों को भी लग रहा था कि बस मेरी जिंदगी तो बदलने वाली है। पर फिर वही बात है कि अभी तो बुक खुली है, पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया है, मैं 100 मार्क्स ले आऊंगा, ये तो हम भी कहते थे बचपन में।
और जहां तक बात है बजट की, तो केंद्र बजट देगा। मैंने कहा ना आपको, केंद्र ने बोला है कि आप बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स लेके आइए, स्कीम्स लेके आइए, आप हमें बताइए ऑन पेपर कि मुझे फलां सड़क बनानी है, इतना पैसा चाहिए, मुझे फलां स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, मुझे ये करना है, आप इतना पैसा दीजिए, आप 100 रुपए का हिसाब लेके आइए, हम आपको असेस करके दे देंगे। तो केंद्र सरकार इसलिए कह रही है क्योंकि सरकार भी जानती है कि हमने पैसा तो देना है, लेकिन राजनीति तो अपने साथ साथ चलेगी ना। ऐसा ना हो कि केंद्र का पैसा आप 1500 के रूप में बांटने और अपनी गारंटी पूरी करने में लगा दे। तो सरकार और दोनों समझते हैं एक दूसरे की बात, लोग भी समझते हैं और कमेंट के जरिए बता भी रहे हैं। जी सर, यहाँ पर सतीश जी ने कमेंट किया है कि इधर ओपीएस है, 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को 1500 है, गोबर खरीदने की बात है, लेकिन यहाँ पर जो है तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम पर। कह रहे हैं कि वो तो चंडीगढ़ लेने चल पड़े हैं, वो तो चंडीगढ़ ले रहे हैं और फिर जम्मू कश्मीर लेने जाएंगे। देखिए, अभी ये सारे मुद्दे जो हैं ये बीजेपी आने वाले दिनों में उठाने वाली है और उठाने शुरू भी कर दिए हैं। तो मैं फिर वही कहूंगा कि बीइंग ए पत्रकार, हमारी तो कोशिश है कि आपके सामने बात रखें, आपकी बात यहाँ पर बता दें, और फिर रेस्ट ऑफ दो जो मुकाबला है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, वो देखें कि कैसे किसको मैनेज करना है, कैसे किसको काउंटर करना है, जी और आने वाले दिनों में आपको दिख भी जाएगा। जी सर, एक कमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपने अभी अभी ये कहा कि देखिए नई नई क्लास में एडमिशन लिया है। तो ममता जी, आपको बता दूं कि नई क्लास में एडमिशन लिया है, ये जो वादे थे ये वही वादे थे जो बच्चे होकर हम करते थे कि हम पूरे 100 में से 100 नंबर ले आएंगे, और फिर नंबर कुछ एक कम भी देखने को मिलते थे। तो ये वही वाली सिचुएशन है कि उन्होंने 100 में से 100 नंबर लाने की बात तो कही है, देखना ये है कि ला पाएंगे या नहीं। तो चिंता ना करें, जिन वादों की आप बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए कि बच्चे ने ये वादा किया था कि किताबें खरीदते ही सारे चैप्टर याद होंगे, लेकिन चैप्टर याद थे नहीं। थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन चैप्टर याद हो जाएंगे, परीक्षा होगी, रिजल्ट आएगा। इसके साथ साथ सर देखिए, कुछ दिनों पहले परमाणु बद्दी वाले जो क्षेत्र है वहां पर एक हादसा हुआ था। जो शोरूम था निर्माणाधीन, उसका जो छत है वो गिर गई थी, लेंटर जो है उसका गिर गया था। इस मामले में अब पीडब्ल्यूडी विंग जो है एक्शन लेने वाली है, जांच करने वाली है। एक कमेटी बनाई गई है, पुलिस ने जो ठेकेदार है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। हादसे में 5 मजदूर घायल हुए थे, जिनमें से एक की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। तो क्या लगता है सर, ये जो एकदम से एक्शन लेने वाली सिचुएशन आई है, ये बताता है कि अब सतर्कता और ज्यादा प्रशासन में हो गई है किसी भी डिसीजन को लेकर, या फिर अब बेहतर डिसीजन लिए जा रहे हैं, तुरंत एक्शन वाली सिचुएशन बन जाती है यदि कुछ भी प्रदेश में होता है? जो होता है, क्योंकि जो भी लोग जान गंवाने वाले लोग हैं वो बहुत कमजोर वर्ग से आते हैं, 4 पैसा कमाने के लिए आते हैं, वो मेहनत करते हैं और फिर इस तरह के हादसे हो जाते हैं। अब इसमें भी अलग अलग पक्ष हैं। अभी आपको याद होगा, हाल ही में, मुझे याद आ रहा है शायद ये लास्ट मंथ की बात है, जब खरड़ में भी इस तरह का एक हादसा हुआ था और पूरी छत गिर गई थी और बहुत सारे मजदूर दब गए थे। अब इसमें दो चीजें हैं। अब जो मालिक है, जो कोई भी कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, क्या उसने पूरा ध्यान दिया? क्या उसने जो मजदूर लिए, उसने जो मिस्त्री लिए, उसने वो सर्टिफाइड लिए सारे? यहाँ पे सर्टिफिकेशन की बात ही कोई नहीं है। कोई भी आता है कहता मैं मिस्त्री हूं, मैं कर सकता हूं। अब अगर कंस्ट्रक्शन में कहीं कमी रह गई, उसको नहीं अच्छे से बनाना आता था, तो उसका खमियाजा मालिक को तो भुगतना ही पड़ा कि उसका पैसा सारा बर्बाद हुआ। पर कितने लोगों को चोटें लग गई, पहली बात। दूसरी बात, क्या जो हम, अगर आप, मैं बहुत सारी जगह देखा है मैंने जाके, मैं अब्रॉड भी गया हूं, वहां पे अगर कंस्ट्रक्शन होती है तो इतने सेफ्टी मेजर्स होते हैं, इतनी चीजें होती हैं जो अक्सर हम देखते हैं जब फ्लाईओवर वगैरह बन रहे होंगे, आपने देखा होगा वो ग्रीन जैकेट्स पहने रहते हैं, हेलमेट्स पहने रहते हैं, तमाम चीजें करते हैं। अब इसमें सिर्फ एक्शन लेना, अब आइए और उसके बाद कहिए आपको इतना हर्जाना हो गया, इतनी जेल हो गई, इससे बात नहीं बनेगी। आपको मापदंड बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप जो हैं, जो ये मिस्त्री हैं, ये जो काम करने आते हैं, इनको प्रोत्साहित करें कि अपने आप को सर्टिफाइड करवाएं कि यस वी नो दिस थिंग, हम ये काम करना जानते हैं। उनको रेगुलेट करें पहले आप, और फिर उसके बाद आप ये देखें ऑन साइट जहां जहां कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि सारे सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं। और उसके बाद आप ये तय करें कि जितने ये लोग काम करने वाले हैं, दे मस्ट बी इंश्योर्ड।
आइदर बाय गवर्नमेंट और जो काम करवा रहा है, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करेंगे, हादसे होते रहेंगे, आप साइट पे जाते रहेंगे, अपने हिस्से की कार्रवाई करते रहेंगे, लेकिन जान गंवाने वाले की क्या। अब जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई वो तो पूरी उम्र के लिए आ गया ना बेड पे, वही कमाता था तो परिवार खाता था, अब उसकी कौन सुनेगा। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है बड़ी स्मॉल डाइसेक्शन करने की जरूरत है इस खबर की। ये बहुत छोटी जी खबर है लेकिन मायने बहुत बड़े। जी सर, इसके साथ साथ क्योंकि देखिए कमेंट तो हमारी पिछली चर्चा पर भी लगातार बरकरार है। एक कमेंट डॉक्टर राजेश ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि नई क्लास नहीं है ये क्लास सबसे सीनियर और पुरानी क्लास है। यानी कांग्रेस को वो सबसे सीनियर और पुरानी क्लास कह रहे हैं कि सबसे सीनियर है, पुरानी क्लास है, नई क्लास नहीं है। तो सर से ये कहना चाहूंगी कि सर देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार क्लास के मॉनिटर बने हैं और अब ये क्लास कैसा परफॉर्म करेगी उसके लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जिम्मेदार होंगे। तो थोड़ा सा वक्त दे दीजिए सर। इसके साथ साथ देखिए वैलेंटाइंस डे आने वाला है, लेकिन उस दिन काउ हक डे मनाया जाएगा। इसका बीबीसी ने एक जो है मजाक उड़ाया है, इसे कैसे देखते हैं सर? आउट ऑफ द टॉपिक जाकर थोड़ी सी जानकारी है, लेकिन ज्यादा जानकारी देखने को मिली है जी। मैं किसी भी एक अदारे पे उसका नाम लेके कमेंट तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन गाय हमारी माता है, हम ये मानते हैं, संपूर्ण तौर पे मानते हैं, और उसका रिस्पेक्ट होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई कोई भी ऐसी संकीर्ण सोच अपनी दिखाता है तो शायद उसको अपना खुद इलाज कराने की जरूरत है, खुद उसको झांकने की जरूरत है। आप क्यों इंटरफियर करते हैं? कभी आप देश के प्रधानमंत्री पे डॉक्यूमेंट्री वन साइडेड बना के दिखा देते हैं, कभी आप हमारे जो सबसे सर्वमान्य पूजनीय गौ माता है, कभी उस पे आप करते हैं। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों किसी के देश में हस्तक्षेप कर रहे हैं? ये चीजें अच्छी नहीं है, ऐसा करने से बचना चाहिए। लोगों को भावना को ठेस पहुंचती है, जनमानस को ठेस पहुंचती है। हम किसी त्योहार को, किसी रिलीजन को, किसी किसी चीज को गलत नहीं कहते, सबको सब कुछ सेलिब्रेट करने का हक है, लेकिन आप कम से कम किसी भावनाओं को ठेस तो मत पहुंचाइए। आप किसी पार्टी से जुड़े, किसी धर्म से जुड़े, किसी रिलीजन से जुड़े, किसी भावना से जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉलो करें, परस्यू करें। वैलेंटाइन डे में कोई किसी को रोज दे, कोई किसी को गिफ्ट दे, किसी को मुझे लगता है रोकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। पर अगर एक शुरुआत हुई है और उसे गौ माता की पूजा या उसको हक करने के डे पे मनाया जा रहा है तो करने देना चाहिए। हर देश की अपनी एक मान्यताएं होती है, ये समझना होगा बीबीसी को। ये आप जब भी मुंह उठा के कुछ भी कर दो, कुछ भी लिख दो, ये अच्छी बात नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री के जरिए कैसे देश की सरकार को घेरने की कोशिश की और प्रधानमंत्री पर भी उंगली उठाई। वो अच्छी बात नहीं है। आप हर रोज ऐसे हमले करेंगे, आप हर रोज ऐसी चीजें करेंगे तो एक दिन लोग आपको देखना बंद कर देंगे। आप जिस व्यूअरशिप के सिर पे बैठे हो ना, वो भारतीय व्यूअरशिप है, ये भारतीय लोग हैं। अगर आप उन्हीं को ठेस पहुंचाओगे तो मैं कहता हूं आपको देखेगा कोई नहीं। फिर एक दिन आ जाएगा, आप खुद ही बनाओगे और खुद ही देखोगे अपने आप को, और वे दिन दूर नहीं है। आप बंद जी कीजिए बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री पे हमले करने, हमारे देश पे, हमारे संस्कारों पे हमले करने। आप अपने तक सीमित रहें तो ज्यादा बेटर है, समझना चाहिए इन लोगों को। जी बिल्कुल सही आपने कहा सर। जो गाय है वो हमारी माता है और हिंदू धर्म में यदि गाय की मान्यता की बात की जाए तो बहुत सर्वोपरि है। कहा जाता है कि सभी देवी देवता वास करते हैं गाय में। और यदि ये मजाक उड़ाया गया है तो कहीं ना कहीं भारी बीबीसी को ये आने वाले समय में पड़ने वाला है, क्योंकि सही बर्बाद आपने कहा कि करना जिस चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए लोगों को ऐसी चीजों को। देखिए आप खबर दिखाइए, हम भी खबर दिखाते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, किसी पे उंगली उठाने का कोई मतलब नहीं है। कोई होली मनाए, दिवाली मनाए, ईद मनाए, जो मनाए, अच्छी बात है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्म इकट्ठे रहते हैं, हम सभी लोग इकट्ठे मिलके त्योहार मनाते हैं। हम सबको ईद पे भी मुबारकबाद देते हैं, दिवाली पे भी देते हैं, हम वैलेंटाइन डे पे भी कहते हैं कि ठीक है, यूथ है, सेलिब्रेट कर रहा है, कोई बात नहीं। हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते, हम किसी को रोकते जी नहीं है। हम चाहते हैं कम से कम आप हमारे जो धार्मिक चिन्ह हैं, धार्मिक चीजें हैं, उस पे हमला ना करें। ये एक निंदनीय चीज है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और जो इन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ भी डॉक्यूमेंट्री दिखाई, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसका सरकार ने भी डट के विरोध किया है। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए विरोध इन चीजों का होना चाहिए। और जो व्यूअरशिप है जिसके आधार पर बीबीसी बीबीसी बना है, तो सवाल वही है कि उस व्यूअरशिप को समझना होगा। क्योंकि देखिए सर, ऐसे मुद्दों में आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं कि खासकर हिंदू धर्म में गाय को सर्वोपरि रखा जाता है। यदि उस धर्म में लोग धर्म का होकर ही धर्म की रक्षा से मतलब ये नहीं कि दंगे भड़क जाए, दंगे फसाद लेना बहुत जरूरी है कि खासकर बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, मैं कहता हूं अगर कि हम कोई कुछ भी हो जाए, गीता आपने बिल्कुल बहुत अच्छा कहा कि शांति और सौहार्द
हमेशा बना रहना चाहिए। बीइंग ए न्यूज चैनल हम भी ये कहते हैं, अगर आप लोग ऐसी चीजें देख रहे हैं तो उस पे कूल काम माइंड से निंदा करना जरूरी है, अपनी बात आप रख सकते हैं, लेकिन सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से। लोग कोशिश करेंगे कि माहौल बिगड़े, लेकिन हमें बिगाड़ना नहीं है, हमें बहुत शांति से रहना है, मिलजुल के रहना है। वो जितनी कोशिश कर लें, लेकिन भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर रंग का फूल है, और वो ऐसे ही फूल सजे रहेंगे और ये गुलदस्ता ऐसे ही महकता भी रहेगा। ऐसे लोगों की कोशिश कोई काम नहीं आएगी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही आपने कहा सर। लेकिन अब समय है सर कि हम जो है अपने दर्शकों को ये कहें कि आज की चर्चा में जुड़ने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, कि सभी ने जो है कमेंट किए, सभी लोग जुड़े, बहुत सारी जानकारी। क्योंकि देखिए सर, इस लाइव सेशन में खासकर जो ऑडियंस है वो बड़ी ही समझदार आती है, सभी की तरफ से अपना जो पक्ष है वो खुलकर रखा जाता है, अपनी जानकारी खुलकर रखी जाती है, और लगातार ये जो जनता है हमारे साथ जुड़ती है। तो सबसे पहले जनता का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लाइव सेशन में जुड़े, आपने कमेंट किए, अपनी जानकारी, अपना पक्ष, अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखे। और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने चर्चा को आज बहुत महत्वपूर्ण बनाया, बहुत सारे अच्छे विचार जो है आपकी तरफ से सुनने को मिले। तो अब आप सभी जैसा कि जानते हैं कि सुबह 11 बजे और शाम को जो है 5 बजे डिबेट के लिए, जानकारी के लिए आप सभी से जुड़ते हैं। तो आप सभी को लाइव सेशंस में दिन भर नेशन स्पीक्स के जुड़ना नहीं भूलना है, और हमारे सभी खास प्रोग्राम्स पर अपनी नजर बनाए रखनी है। इसके बाद जो है जल्द नई जानकारी के साथ हम लौटने वाले हैं, तो नजर जो है नेशन स्पीक्स पर बनाए रखिएगा। नेशन स्पीक्स बहुत सारी जानकारी लेकर तुरंत लौटेगा, और तब तक के लिए बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।